हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि। आज के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अमूमन तौर पर हम बात करते हैं एसआईपी की, म्यूचुअल फंड की, आपकी बचत कैसे बेहतर हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे बेहतर हो। लेकिन आज इन्वेस्टमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है स्टॉक्स पर बातचीत होने वाली है। देखिए, महिलाएं अब सिर्फ बचत ही नहीं बल्कि निवेश की दुनिया में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। म्यूचुअल फंड के बाद अब बड़ी संख्या में महिलाएं सीधे शेयर बाजार में निवेश कर रही हैं। यूएस ईरान वॉर की टेंशन के बीच कंपनियों के पहली तिमाही के रिजल्ट्स भी आ गए हैं और उम्मीद से बेहतर रहे हैं। लेकिन बाजार अभी भी नई ऊंचाई बनाने से पहले काफी सीमित से दायरे में कारोबार कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी निवेश का सही समय है आपके लिए। लार्ज कैप में मौका है या मिड कैप में, या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, और अगर पहली बार शेयर बाजार में आप कदम रख रही हैं तो निवेश की शुरुआत कैसे करें। तो आज के शो में हम क्या क्या जानेंगे, ऑन द शो क्या क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। देखिए, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो Q1 रिजल्ट्स के बाद बाजार की दिशा कैसी नजर आ रही है, नतीजे कैसे रहे हैं, उम्मीद से बेहतर हैं। अब आगे कैसी चीजें हमें देखने को बाजार में मिल सकती हैं, कंपनीज कैसे जो है आगे परफॉर्म करती नजर आएंगी। महिलाओं के लिए लार्ज कैप स्ट्रैटेजी जो है क्या होनी चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहती हैं, पहली बार निवेश कर रही हैं, तो क्या लार्ज कैप अच्छा होगा आपके लिए, कितना लार्ज कैप स्टॉक में एलोकेशन अच्छा होगा आपके लिए। साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप में कहाँ है मौका, मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक, इनमें कहां पर अच्छा मौका नजर आ रहा है आपके लिए, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। कौन से सेक्टर दिखाएंगे, एकदम सेक्टोरल बेट के हिसाब से देखें तो किन सेक्टर का चुनाव आप कर सकती हैं, कौन से स्टॉक बेहतर होने वाले हैं, कौन से बैंकिंग शेयर आपकी कमाई करा सकते हैं। देखिए, बैंकिंग स्टॉक जो है दबाव में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें क्या आगे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, नजर आ रही है या फिर नहीं। और 10,000 से कैसे बनाएं मजबूत पोर्टफोलियो। अगर बहुत ही शुरुआती निवेशक हैं, अभी अभी स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक मार्केट में कदम रखा है, तो छोटे अमाउंट से भी कैसे स्टॉक्स में आप कदम रख सकती हैं, कैसे अपना जो है ट्रेडिंग या फिर अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकती हैं। तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शक्ति की समृद्धि में। थैंक्स दिव्या, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, सेगमेंट वाइज आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लार्ज कैप सेगमेंट की, एक तो हम बात कर लेते हैं कि कंपनियों के जो रिजल्ट्स आए Q1 के, उम्मीद से बेहतर रिजल्ट हमने देखे। लेकिन अगर हम देखें मैम इंडेक्स को, निफ्टी को देखें, अब भी एक सीमित दायरे में जो है ट्रेड कर रहा है। बाजार को जो है आपके हिसाब से किस तरीके के सिग्नल का, कैसे ट्रिगर का अभी वेट है जिसके बाद हमें एक थोड़ा सा उछाल या फिर गिरावट, एक बड़ा जो है मोमेंट देखने को मिल सकता है, मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दिव्या, मार्केट देखें तो ऑलमोस्ट 300 कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें से 75% देखें तो इन कंपनीज ने पॉजिटिव ग्रोथ पोस्ट की है। ऑलमोस्ट 207 कंपनीज की पॉजिटिव ग्रोथ रही है, कुछ की नेगेटिव रही है, एंड 10 कंपनीज जिनकी न्यूट्रल ग्रोथ रही है। सो अगर ओवरऑल रेवेन्यू देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 19.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ हमने आते हुए देखी है, which is the best in last 11 quarters, which is a very positive signal for the broader markets and index perspective also. But वहीं देखिए तो इंडेक्स में हमने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आते हुए नहीं देखी है। मेजर रीज़न है ग्लोबल एनवायरनमेंट, जहाँ अभी भी यूएस और ईरान की वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने दोबारा से एक जंप आते हुए देखा है, एंड प्राइसेस आर hovering वेरी क्लोज टू $95 a barrel मार्क। सो अभी भी जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके क्लैरिटी नहीं आती, इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्टरी को लेके क्लैरिटी नहीं आती, बिकॉज अगले हफ्ते यूएस फेड की मीटिंग भी लाइन अप है, वहाँ पर भी क्या स्टैंड रहता है यूएस फेड का। सो इससे हमें लिक्विडिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लूज मिलेंगे, और ये मार्केट को ड्राइव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रुपी में भी हम देखें तो हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन आते हुए देखी है। FIIs का भी देखें तो साल के पहले फर्स्ट हाफ में 2.8 लाख करोड़ तक का हमने आउटफ्लो आते हुए देखा। सो यहाँ देखें तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो लास्ट मंथ इन्फ्लेशन में भी हमने एक मेजर अपटिक आते हुए देखा। होलसेल इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन दोनों में ही हमने अपटिक आते हुए देखा। बट येस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने हाई लेवल से स्टिल एक करेक्शन आते हुए देखी है। अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो प्री वॉर लेवल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो स्टिल प्राइसेस अभी भी ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने लोअर लेवल से दोबारा से एक रीसर्जेंस आते हुए। सो इसका इन्फ्लेशन पे आगे क्या इम्पैक्ट रहता है, अर्निंग्स मोमेंटम सस्टेन हो पाता है या नहीं, ये सारे ही फैक्टर्स हैं जिसके लेके मार्केट अभी भी कुछ हद तक वेट करती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से
हम नए हाइज अभी बनते हुए नहीं देख रहे हैं। सो जब तक ये वॉर पूरी तरीके से एंड नहीं हो जाएगी, फेड का स्टैंड कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स ने अभी रिसेंटली अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। इंडिया में भी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि आरबीआई माइट हाइक इंटरेस्ट रेट्स, इवन दो अभी उन्होंने ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है। बट अगर इन्फ्लेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी रिलेटेड इन्फ्लेशन, सो रेट हाइक की भी पॉसिबिलिटी बनती है। और ये सारे फैक्टर्स मार्केट को हायर लेवल्स पर कैप करते हुए नजर आ रहे हैं। बट वहीं देखें तो इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स काफ़ी सारी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज अभी भी मार्केट में इमर्ज होती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम इंडेक्स पर्सपेक्टिव को ब्रश असाइड करते हैं तो सिलेक्टेड सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा हम देखें तो बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देख रहे हैं और काफ़ी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कौन से वो स्टॉक्स, कौन से वो सेक्टर्स, आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैम अगर लार्ज कैप की बात करूं, लार्ज कैप स्टॉक्स को आप कैसे दिख रही हैं? बहुत टाइम हो गया प्रेशर में नजर आ रहे हैं, दबाव में है, और इसका जो असर है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पर भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर निवेश का अच्छा मौका आप देख रही हैं आफ्टर Q1 रिजल्ट्स? तो यस दिव्या, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है कि अगली साइकिल में जो हम एक मेजर बुल रन आते हुए देखेंगे जब भी, बिकॉज अभी देखें तो डोमेस्टिक मार्केट्स पिछले 1.5 साल से कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही हैं। जब भी हम ऐसे प्रोलॉन्ग फेज ऑफ कंसोलिडेशन आते हुए देखते हैं, उसके बाद अगले 2 साल जो हमने हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी किया है, इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर करती हैं। वॉर की वजह से हमने फरवरी मार्च में इतना जो हमने पैनिक भी आते हुए देखा, इस साल काफ़ी ज़्यादा मेजर सेल ऑफ आते हुए देखे, FIIs का आउटफ्लो आते हुए देखा, वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुकी हैं। और लार्ज कैप्स की बात करें तो एक प्रोलॉन्ग फेज ऑफ हमने अंडर परफॉर्मेंस आते हुए देखा है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। सो अभी भी देखें तो जो अर्निंग्स के नंबर्स निकल के आए हैं वो मिड कैप सेगमेंट से ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आए हैं। लार्ज कैप्स के रिलेटिवली सबड्यूड रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है जब भी ये वैल्यूएशन गैप हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाता है लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, उस टाइम पे क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ लुक करना ज़्यादा प्रूडेंट रहता है। सो जिन लोगों का भी अगले 3 से 5 साल का होराइजन है, वो लार्ज कैप्स की तरफ अपना एक्सपोजर ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैम अगर कोई महिला है लार्ज कैप शेयर जो है चुन रही है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, या फिर शुरुआती करना चाह रही हैं उससे, तो क्या मतलब अर्निंग्स क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें, सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करें, क्या बेहतर रहेगा? माई अप्रोच इज टू फर्स्ट लुक एट द सेक्टर के टेलविंड्स और उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इस सेक्टर में अभी हमें आने वाले टाइम में ग्रोथ नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है। सो सेक्टोरल थीम पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल अर्निंग्स क्वालिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पूछेंगे तो अर्निंग्स क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवन इफ कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई स्टॉक की अर्निंग्स क्वालिटी अच्छी नहीं है, अर्निंग्स मोमेंटम नहीं सस्टेन कर पा रहा, वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा इवन इफ यू आर इन अ विनिंग सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। सो बेटर है कि पहले कंपनी पे फोकस करें, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेक्टर को सिलेक्ट करें। इसमें बेटर रहता है कि आप कंसिस्टेंट अर्निंग्स की क्वालिटी देखें, उनकी किस तरीके से डेट टू इक्विटी रेशो है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, ये सारे ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में अर्निंग्स क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो मतलब आपको इंडिविजुअल कंपनी को भी जिसका स्टॉक आप लेना चाह रही हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रही हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सेक्टर पर भी ध्यान देना है, लेकिन जैसे कि मैम ने कहा इंडिविजुअली कंपनी पर भी आपको फोकस करना है। अच्छा मैम, आपके नज़रिए में जो है कौन से ऐसे 5 लार्ज कैप स्टॉक्स रहेंगे जो अगले 12 से 18 महीनों में, 1-1.5 साल के बीच जो आपको स्ट्रॉन्ग जिनमें ग्रोथ नजर आ रही है? सो इसकी बात हम डिटेल में करेंगे दिव्या। आई हैव सिलेक्टेड सर्टेन स्टॉक्स फ्रॉम अ स्लाइटली मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, अगले 12 से 18 महीने के पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ हम कुछ थीम्स की भी बात करेंगे, वाई दी स्टॉक्स हैव बीन सिलेक्टेड, क्या टेक्निकल स्ट्रक्चर है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं इन स्टॉक्स के। सो द फर्स्ट स्टॉक इज HAL फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर। सो वाई वी हैव सिलेक्टेड HAL, द रैशनल बिहाइंड द स्टॉक इज, सी वन ऑफ द लार्जेस्ट PSU इन दिस स्पेस, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और अगर हम देखें तो आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से गवर्नमेंट का कैपेक्स एलोकेशन डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अर्लियर अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में लार्जली हम इम्पोर्ट पे ज़्यादा रिलाई करते थे, बट अब हमारा जो फोकस है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे काफ़ी फोकस है, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है स्टॉक की, और वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है इस सेगमेंट में। इवन दो हमने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी आते हुए देखी है फ्रॉम लोअर लेवल्स, बट स्टिल मेरा ऐसा मानना है कि अगले 12 से 18 महीने में अगर आप इस स्टॉक पे फोकस करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। सो डिफेंस इज अ थीम जो एक
टैक्टिकल बेट नहीं होगी, ये एक स्ट्रेटेजिक बेट होगी विच इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे अब ये कंपनी आ चुकी है। पहले इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग हुई, बट अब ये एग्जीक्यूशन की तरफ भी मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से वेस्ट एशिया की थीम ने डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन मिले आया है, डिफेंस स्टॉक्स को, ये स्टॉक को काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इस स्टॉक में की सपोर्ट जो इमर्ज हो रहा है ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट्स 4100 से 4000 के लेवल पर इस स्टॉक में एक बहुत मेजर बेस बना हुआ है। सो यहाँ से आपको जो भी डिक्लाइंस मिलेंगे वो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेंगी। अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक को देखते हैं तो यहाँ कुछ डिक्लाइंस आई डू नॉट रूल आउट इन द शॉर्ट टर्म, बिकॉज मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल न्यूज़, बट स्टिल लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से हमारा ऐसा मानना है ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज की तरफ भी आपको चलता हुआ नजर आ सकता है, एंड इन फैक्ट इट कैन सरपास दोज लेवल्स एज वेल। ठीक है। और So 6400 is the likely target that we are looking at from 12 to 18 months. ठीक है मैम, एक तो मैम HAL हो गया, इसके अलावा लार्ज कैप सेगमेंट में और किसी स्टॉक को आप देख रहे हैं अगर पॉजिटिवली? यस दिव्या, हमने 4 और ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। एज वी आर स्पीकिंग टुडे दिव्या, ऐसा हम नहीं सजेस्ट करें कि आप एक ही लेवल पर जाकर सारी बाइंग अभी करें, स्टैंडर्ड मैनर में बाइंग करें, बिकॉज मार्केट में अभी भी आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक सबसाइड नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अभी भी देखने को नहीं मिलेगी। बट दीज सेक्टर्स एंड दीज स्टॉक्स हैव बीन सिलेक्टेड बेसिस अ लॉन्ग टर्म थीम। सो सेकेंड स्टॉक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। इस स्टॉक में भी हमने रिसेंट टाइम्स में अच्छा एक अपटेक आते हुए देखा, बट रियलिटी सेक्टर में ओवरऑल भी देखें तो यहाँ से अभी हम फर्दर बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देख सकते हैं। और जिस तरीके से रियल एस्टेट की अप साइकिल अभी भी हम मानते हैं कंटिन्यूड रहेगी, लिस्टेड डेवलपर्स की तरफ मुझे लगता है अभी भी इन्वेस्टर्स का रुझान ज़्यादा रहेगा, और अगला साल भी मैं मानती हूँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ रहेगा। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी देखें तो 1500 के मार्क पर इस स्टॉक ने बहुत अच्छा बेस बनाया है। यहाँ से हम मानते हैं इस स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल इमर्ज हो रहा है। हम टेक्निकल चार्ट्स की भी बात कर लेते हैं, सिंस इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी मार्केट में जो एंट्री है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। सो दैट इज द रीजन आई एम अगेन रीआइट्रेटिंग कि एक ही लेवल पर सारी बाइंग ना करें। मंथली चार्ट्स पर देखें तो 1500 के लेवल्स पर इस स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। इट इज होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, एंड जिस तरीके से अभी हमने रिसेंट टाइम्स में हाई फॉर्मेशन आते हुए देखा है, it is a positive trigger for the stock price. Volumes are healthy, and we are seeing the stock at levels of around 2800 to 3200 from a medium to long term perspective of around 12 to 18 months. थर्ड स्टॉक रहेगा दिव्या हमारा बजाज ऑटो। अभी देखें तो बजाज ऑटो ने इम्प्रेसिव Q1 FY27 के नंबर्स पोस्ट किए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन 65%, while profit growth has been 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस, और काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट रिकवरी है इस स्टॉक में, और डोमेस्टिक डिमांड की भी बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। हेल्दी प्रोडक्ट पाइपलाइन है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दिस स्टॉक। सो बजाज ऑटो में भी इवन दो प्राइसेस आर ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू द 11,000 मार्क, बट यहाँ पर अगर हम की सपोर्ट की बात करते हैं दैट इज एट 9500 लेवल्स। So stock can be accumulated gradually from a longer term perspective. हाई साइड पे देखें तो 12,000 ऑड लेवल्स के हम टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज कंपनी में देखें तो एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। इनके एग्रेसिव अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन है, पल्सर, ईवी वेरिएंट्स। सो जो ईवी की थीम है इसका इस स्टॉक को काफ़ी फायदा मिलेगा। रिसेंट डेज में इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, एंड आई थिंक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से भी इस स्टॉक को ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है। Next stock is JSW Energy. So even though JSW Energy के दिव्या नंबर स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ में हमने डिक्लाइन आते हुए देखा, बट स्टिल दिस स्टॉक में अगर हम देखें, इस स्टॉक में जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की थीम पे कंपनी फोकस करती हुई नजर आ रही है, इवन दो पहले कंपनी लार्जली थर्मल पावर पे ही फोकस करती थी, बट अब ये रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। और जिस तरीके से इंडिया की पावर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, डेटा सेंटर की थीम भी इस स्टॉक को काफ़ी हद तक सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। सो JSW एनर्जी ने, अगर हम एक और फैक्टर की बात करें तो प्रमोटर्स ने रिसेंटली अपना स्टेक भी इस स्टॉक में बढ़ाया है,
सो दैट इज ऑल्सो अनदर पॉजिटिव कैटलिस्ट। और मैं इस फैक्टर पे काफी ज्यादा फोकस करती हूँ कि जब भी प्रमोटर्स अपना स्टेक किसी भी स्टॉक में बढ़ाते हैं, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल कि उनको उस कंपनी की, अपनी कंपनी की ग्रोथ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। So JSW Energy में even though results negative आए हैं, slightly they have missed expectations, तो थोड़ा सा नियर टर्म में प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन है, ठीक। सो JSW Energy भी मेरा ऐसा मानना है अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। 420 पर प्राइसेस ने लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा बेस बनाया, वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग अपटिक आते हुए देखा। अब आपको जो भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 530 520 और लेवल्स, आप इस स्टॉक में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम से देखें तो 800 से 850 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट इट कैन सरपास इट्स लाइफ टाइम हाई ऑल्सो, और हम 850 तक इस स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है मैम, 4 स्टॉक हो So गए, these HAL are हो गया, our- गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, बजाज ऑटो, JSW एनर्जी। फटाफट से 5वां स्टॉक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस, सो 5वें स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। सो 5th स्टॉक इज NMDC। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट में एक मेजर अपटेक आते हुए देखा, 34% ईयर ऑन ईयर सर्ज इन रेवेन्यूज। इन प्रॉफिट भी देखिए, नेट प्रॉफिट 7,450 करोड़ का रहा है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन 50 मिलियन टन्स, और ये भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बियॉन्ड आयरन और माइनिंग। यहाँ पर भी देखें तो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है अगले कुछ सालों में माइनिंग पर काफ़ी फोकस रहेगा, मेटल्स एंड माइनिंग के स्टॉक काफ़ी फोकस में रहेंगे। सो NMDC को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक ने 60 के मार्क के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, अभी करंटली इट्स हॉवरिंग अराउंड 83 और लेवल्स। सो इसमें भी आपको कुछ टिप्स मिलते हैं, बिकॉज आप रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा बेटर करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो करंट लेवल्स पर अभी बाइंग के लिए अवॉइड करें। थोड़े आपको डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 75 टू 76 और लेवल, इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक सॉसर फॉर्मेशन का हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव टेक्निकल इंडिकेटर एज वेल। सो इन apart from the strong fundamentals, strong results, and the theme of mining, which is likely to stay here for a while, ये स्टॉक में जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं ये भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। सो हमारा ऐसा मानना है ये स्टॉक अगले 1 से 1.5 साल में 110 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो दीज आर आवर 5 स्टॉक पिक्स। आप चाहें तो दोबारा भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं फॉर एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स दैट वी आर रिकमेंडिंग। बिल्कुल ठीक है। तो लार्ज कैप की अभी हमने बात करी है, HAL, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बजाज ऑटो, JSW एनर्जी और NMDC। मैम की तरफ से 4 रिकमेंडेशन लॉन्ग टर्म में अगर आप बोल करके चलेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट्स मैम ने बताए हैं, एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या है, स्टॉप लॉस कितना आपको लोग आके चलना है, आपके सामने डेटा है। और जैसे कि मैम ने कहा, दोबारा आप शो को देख सकते हैं, दोबारा से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं टू नो द एग्जैक्ट नंबर्स। आगे बढ़ेंगे। कॉलर का सवाल मैम हमारे पास आया हुआ है, नीतू चौधरी मेरठ से। ये जानना चाह रही है कि कह रही है मेरे पास निवेश के लिए 3 लाख रुपए हैं, क्या पूरी रकम अभी लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा देनी चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी मैम? लार्ज कैप में पूरे 3 लाख रुपए डालना चाहती हैं? नहीं, मैं नहीं मानती दिव्या जी, एक ही बार में इनको पूरे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। ग्रेजुअल मैनर में सिप्स की तरह करें, या आप 3-4 लेवल्स पर बेटर है उस तरीके से करें। स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट्स करें और प्रेफर करें कि लार्ज कैप से स्टार्ट करें, ग्रेजुअली मार्केट की साइकिल्स को समझें। बिकॉज लार्ज कैप में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं उनकी एक स्टेबल मैनेजमेंट होती है, एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, इंडस्ट्री लीडरशिप होती है लार्जली, और ये फैक्टर्स अगर देखें तो लिक्विडिटी हाई रहती है और डाउनसाइड के रिस्क काफ़ी कम होते हैं। सो प्रेफर करें अभी धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, बिकॉज अभी भी मिडिल ईस्ट की टेंशंस मार्केट पे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालती हुई नजर आ रही हैं। वॉलेटिलिटी अभी भी हाई बनी हुई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के रूटीन अगर हम देखें तो ट्वीट्स आते रहते हैं, उससे भी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आते हुए देखते हैं। बट स्टिल अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है, आप इस नॉइस को इग्नोर करके स्टैगर्ड वे में मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट स्टार्ट विद लार्ज कैप्स ठीक है। तो मैम ये एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर एक्सपोजर। ठीक है मैम, स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने बोला भी इनको कि SIP से कर सकती हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड रूट से जाएं, फिर डायरेक्ट जो स्टॉक्स में SIP के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलाउ कर देते हैं, वहां से जाएं? मतलब कैसे करें? अगर आपके पास टाइम है, आप मार्केट को समझते हैं, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि म्यूचुअल फंड रूट इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स एक डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप खुद इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिलेक्टेड 3 या 4 या 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सारी लार्ज बास्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पर देखें तो जो फंड मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक मैटर करता है। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रेफर करें
लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें और फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल पैसिव इनकम चाहते हैं तो आप इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। सो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो लार्ज कैप के बाद अब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की। कौन से स्टॉक्स जो हैं मैम को इसमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अभी मैम का व्यू है? मैम अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, रिकवरी आई है, लेकिन कुछ एक कंपनियां हैं, चुनिंदा शेयर हैं जहां पर हमें रिकवरी नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्या वजह है इसकी? इसका मेजर रीजन है अर्निंग्स ग्रोथ। जिन सेक्टर्स, जिन स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहां पर हम बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देख रहे हैं। पर बाकी स्टॉक्स में से FIIs भी एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जिसकी भी क्लीन बैलेंस शीट है, इन्वेस्टर्स उसी को प्रेफर करें। इट्स नॉट ब्रॉड बेस्ड बाइंग, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी बुलिश एनवायरमेंट। जिस तरीके से अभी मार्केट्स को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, अभी भी एक कंसोलिडेशन का ओवरऑल फेज बना हुआ है, जो अगर हम देखें तो पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूड है। अभी भी मार्केट्स आर नॉट लुकिंग वेरी बुलिश। यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेक्टेड बाइंग हम आते हुए देख रहे हैं। मार्केट्स नीड टू सी कि अगले 2 क्वार्टर्स में किस तरीके से अर्निंग्स का मोमेंटम रहता है, उसके बाद ही अगर हम देखेंगे तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग हम आते हुए देखेंगे। जिन स्टॉक्स में भी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखने को मिल रही है, डेट लेवल्स कम है, फ्री क्रैश फ्लोज हैं, इन स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स एंड FIIs प्रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी में से हम काफी एग्जिट आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो IT स्टॉक्स में इस साल हमने स्टार्टिंग में काफी ज्यादा एग्जिट आते हुए देखा। बैंकिंग स्टॉक्स में से भी अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो काफी ज्यादा हमने सेल ऑफ आते हुए देखा। सो ये फैक्टर्स मार्केट पे अभी भी इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है मैम। मैम वैसे जैसे लार्ज कैप की आपने 2-4 स्टॉक्स जो हैं, 5 स्टॉक्स इनफैक्ट आपने बताया कि जहां पर आपको एक पॉजिटिव व्यू नजर आ रहा है। स्मॉल और मिड सेगमेंट में भी कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको थोड़ा सा आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है? बिल्कुल। सो दिव्या, हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स जिसकी हमने लिस्ट पूरी प्रिपेयर की है। वी हैव डन एन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन दीज स्टॉक्स। सो फर्स्ट स्टॉक इज HCC। HCC में देखें तो रिसेंट टाइम्स में हमने एक अच्छा अपटिक आते हुए देखा। और अगर हम इनका ऑर्डर बैकलॉग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 12,971 करोड़ का इनका बैकलॉग है, मैसिव ऑर्डर बैकलॉग है। और इनकी बिड पाइपलाइन भी देखें तो 43,800 करोड़ की है, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो, न्यूक्लियर एनर्जी। सो इस स्टॉक को मेजर फायदा मिलेगा जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी पे हम ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू फोकस। सो इसका एनर्जी ट्रांजिशन की थीम जो हमने पहले भी बात की, एक थीम इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका इस स्टॉक को काफी फायदा मिलेगा। और ये अपनी कैपेसिटी इस सेगमेंट में काफी ज्यादा एक्सपैंड करती हुई नजर आ रही है, फ्रॉम 9 गीगावाट टू 100 गीगावाट बाय 2047 थ्रू हाइड्रो पावर, पंप स्टोरेज। और इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 60% इनका फोकस है। सो ये सारे फैक्टर्स इस स्टॉक को फेवर करते हुए नजर आएंगे। अभी स्टॉक ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, सो कुछ वेट करें। 14 के लेवल्स पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। सो आपको जो भी डिप्स देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स 18 to 20 और लेवल्स, वहां पर स्टॉक में एक्यूमुलेशन की जा सकती है फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। और हम मानते हैं स्टॉक this stock can test levels of around 34 to 35 from a 12 to 18 months perspective. So एक ही लेवल पर इस स्टॉक में भी सारी बाइंग ना करें, ग्रेजुअल मैनर में इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। द सेकेंड इज ऑयल रिफाइनिंग सेगमेंट से है, MRPL। इसमें भी देखिए तो हमने पिछले कुछ टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। और अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की भी बात करते हैं, सो जो नंबर्स निकल के आए हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली टर्न अराउंड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। रिजल्ट्स में देखें तो 915 करोड़ का प्रॉफिट है एज कंपेयर टू नेट लॉस ऑफ 272 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। सो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हमने टर्न अराउंड आते हुए देखा। एबिटा में भी हम मेजर जंप आते हुए देख रहे हैं। डिविडेंड यील्ड भी काफी स्ट्रांग रही है। सो ये सारे फैक्टर्स MRPL को फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्टॉक में देखें तो 140 के लेवल्स पर स्टॉक में एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। हाई साइड में देखें तो ये स्टॉक 270 एंड 245 तक के लेवल्स को भी अगले 1 से 1.5 साल के होराइजन में टेस्ट कर सकता है। सो दीज आर आवर 2 पिक्स। एंड थर्ड इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये भी एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जहां फोकस इनका व्हीकल, ट्रैक्टर और SME फाइनेंसिंग पे रहता है। और अभी अपना नॉन व्हील्स पोर्टफोलियो जो है उसको एक्सपैंड करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर वो काफी ग्रोथ रजिस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट SME लोन्स, हाउसिंग फाइनेंस, पर्सनल लोन्स, इन सब में एग्रेसिवली ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंट नंबर्स की भी बात करें तो इनके जो प्रॉफिट्स रहे हैं 70% तक हमने प्रॉफिट्स में सर्ज आते हुए देखा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इनका 8 ईयर लो पे पहुंच चुका है, बैड लोन्स काफी कम है।
सो एसेट क्वालिटी यहाँ पर काफी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। सो ये सारे फैक्टर्स इस स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। सो ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग नंबर्स एंड कंटिन्यूड मार्केट अपॉर्चुनिटी इन दिस सेगमेंट, बिकॉज हमारा ऐसा मानना है रूरल सेगमेंट से क्रेडिट ग्रोथ आने वाले सालों में आपको बहुत ज्यादा आती हुई दिखेगी। सो इस स्टॉक को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी हमारे रडार पे है और अगले 1 से 1.5 साल की होराइजन के लिए आप इस स्टॉक पे भी फोकस कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द टारगेट्स फॉर दिस स्टॉक, आई जस्ट टॉक अबाउट द टेक्निकल स्ट्रक्चर एज वेल। सो दिव्या देखिए तो इस स्टॉक में मंथली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग हुई है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 265 विच इज अ वेरी पॉजिटिव टेक्निकल इंडिकेटर। वहां से हमने एक बहुत बड़ा सर्ज आते हुए देखा। इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इस स्टॉक में इस मंथ भी हमने 22% तक का सर्ज आते हुए देखा। यहाँ पर आपको ये कुछ टिप्स ये मिलते मैम हैं ये मैम आप एमआरपीएल की बात कर रही है ना? 330 लेवल्स। ये मैम आप एमआरपीएल की बात कर रही है ना? नो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, ओके। नो नो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक। सो यहाँ पर देखें तो दिव्या 265 266 पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है विच इज ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। जब भी लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पर हम ऐसे स्ट्रक्चर बनते हुए देखते हैं, दीज आर वेरी पॉजिटिव ट्रिगर्स फॉर प्राइसेस। हमने ऑलरेडी इस मंथ 22% का सर्च आते हुए देखा है। अब कुछ भी डिप्स मिलते हैं आपको अगले कुछ महीनों में, सो आप इसको ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं। 330 320 के लेवल्स पर इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन की जा सकती है। लॉन्गर टर्म टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, 480 से 500 तक के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इस स्टॉक की भी बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमने नंबर्स आते हुए देखे हैं। ये सोलर पैनल्स में देखें तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। इनके जो अभी नंबर्स में निकल के आए हैं, इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो रहा है 86.64 करोड़ रहा, सॉरी 87.7 करोड़ रहा। काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल के आए हैं। इट इज ऑल्सो अ टर्न अराउंड स्टोरी, जहां Q1 FY26 में दिस कंपनी वाज इन अ मैसिव लॉस ऑफ 170 करोड़। यहाँ इस कंपनी ने प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स रजिस्टर करते हुए देखे। सो रेवेन्यू भी इनका काफी हद तक बढ़ते हुए नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव फिगर। और जिस थीम की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की थीम, ये कंपनी उस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। सो ये सारे ही फैक्टर्स इस स्टॉक के लिए भी काफी पॉजिटिव हैं। सो बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी हमारे रडार पे है and you can look at this stock from a slightly longer term perspective. Now coming to the price targets for this stock. So दिव्या इस स्टॉक में भी देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर, since we are considering a slightly longer term horizon and not the short term factors, so longer term में theme based and technical structure and growth prospects, these all factors have been considered while selecting these stocks. इस स्टॉक में देखें तो 378 मार्क पर मंथली टाइम फ्रेम पर हमने एक बेस बनते हुए देखा। हाई फॉर्मेशन है, स्टॉक इज होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। यहाँ पर आपको कुछ डिप्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। सो अभी करंट लेवल्स पर अवॉइड करें, बट आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। एंड कुछ भी आपको डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 500, यहाँ से यस अ सिग्निफिकेंट डिप कैन बी सीन, बट स्टिल स्ट्रक्चर इसका अगले 1 से 1.5 साल के लिए काफी पॉजिटिव नजर आता है। एंड वी आर पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक फॉर प्राइस टारगेट्स ऑफ अराउंड 900 रुपीज। यस, इट इज अ बोल्ड टारगेट, बट स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है एंड थीम, जिस थीम में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, ये सारे फैक्टर्स एंड द टर्न अराउंड स्टोरी, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स बोड वेल फॉर दिस स्टॉक। और यहाँ से हम 900 तक की टारगेट्स अगले 1.5 साल में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है मैम, एक बार अगर रिपीट कर दें, कहीं कुछ छूट ना गया हो। अगर मैं बात कर लूँ, शुरू से लार्ज कैप की हमने बात करी थी, HAL, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बजाज ऑटो, JSW एनर्जी, NMDC। स्मॉल कैप सेगमेंट में हमने बात करी HCC, MRPL, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंसेस, बोरोसिल रिन्यूएबल। अब तक यही स्टॉक्स आपने अभी तक बताए, राइट? दिव्या, मैं थोड़ा सा एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी। NMDC इज अ मिड कैप स्टॉक। तो ये आप मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों मिलाकर आप हम लोग बात कर रहे हैं। लार्ज कैप में हमारा दिव्या, हमारा एक और लार्ज कैप में स्टॉक पिक था जो हम मिसिंग रह गया, और हमने अभी 4 मिड कैप स्टॉक्स की बात की। NMDC भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं 5th। सो वन स्टॉक विच इज लेफ्ट और जहां पर भी एक अच्छा पोटेंशियल इमर्ज हो रहा है, दैट इज एबट इंडिया। इट्स एन MNC फार्मा कंपनी, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शंस को अडॉप्ट कर रही है ये कंपनी, ये फार्मा सेक्टर पे जिस तरीके से इंडिया का फोकस हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एजिंग पॉपुलेशन है, फार्मा सेक्टर में एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं। एक्सपोर्ट डिमांड अभी बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है इस साल। सो एबट इंडिया हमारा रडार पे है।
एबिट इंडिया में भी अगर हम देखें तो इस मंथ हमने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। इस स्टॉक के अपसाइड पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पर शेयर है और अपकमिंग डिविडेंड भी है इसका 525, जिसकी जो रिकॉर्ड डेट है दैट इज जुलाई 24। सो इस स्टॉक पे भी आप नजर कर सकते हैं, ग्रेजुअली इस स्टॉक को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 24,000 के लेवल पर इस स्टॉक ने एक बेस बनाया है, अभी प्राइसेस स्लाइटली हायर ट्रेड कर रहे हैं, बट आपको जो भी डिप्स मिलते हैं एबिट इंडिया में आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। हाई टारगेट्स रहेंगे 34,000 ऑड लेवल्स। सो यहाँ पर भी फार्मा सेक्टर पर भी आप फोकस कर सकते हैं। हमने अलग अलग सेक्टर से कुछ स्टॉक पिक्स को सिलेक्ट किया है, आप इन स्टॉक्स में नजर कर सकते हैं। एंड अगेन आई वुड रिपीट, एक ही बार में सारी बाइंग ना करें, नॉइज को इग्नोर करें। what matters in the market is not the timing in the market, rather your time in the market. So long term के लिए इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सलाह जो है मैम की निकल कर आती हुई, हमने तमाम जो है सेगमेंट्स कवर करे, अलग अलग कैप्स के स्टॉक पर हमने बात कर ली है, लेकिन अब कुछ और बातचीत कर लेते हैं। एक व्यूअर है हमारे, उनके सवाल ले लेते हैं। नेहा अग्रवाल देहरादून से कह रही है, मैं हर महीने 15,000 रुपये निवेश करती हूँ, क्या अभी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है खरीदना सही रहेगा? मैम अगर अभी बाइंग की आपकी सलाह रहेगी तो क्या ये जो आपने फिलहाल बात करी जिन भी स्टॉक्स की मिड कैप और स्मॉल कैप में HCC, MRPL, NMDC वगैरह, क्या इन्हीं में व्यू लेके चले? नेहा जी। दिव्या, मेरा मानना है कि डाइवर्सिफाई करें। ऐसा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए कि आपका सारा पोर्टफोलियो जो आप एलोकेशन कर रही हैं वो स्मॉल और मिड कैप में ही हो। रादर 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड गो टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक। यहाँ पर आपको स्टेडी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, हाई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रहता है, बट सेफ्टी मार्जिन काफी हाई रहता है। डाइवर्सिफाई करना अपने पोर्टफोलियो को बहुत जरूरी रहता है और रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान करना बहुत जरूरी है। सो हमारा ऐसा मानना है, आप जरूर अपने गोल्स को डिफाइन करें, अपने रिस्क को भी डिफाइन करें, बट स्टिल प्रेफरेंस की बात करें तो 50 to 60% एलोकेशन आपकी लार्ज कैप्स में होनी चाहिए, बाकी की आप मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कर सकते हैं। हमने कुछ स्टॉक्स की बात की है, आप इनको भी इन पे भी नजर कर सकते हैं। ठीक है मैम, नेहा जी के लिए सलाह। मैम वैसे पहली बार शेयर बाजार में निवेश करने वाली जो महिलाएं हैं, कौन सी ऐसी 2 से 3 बातें हैं, टिप्स हैं जो जरूर याद रखनी चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, बहुत ही इनिशियल इन्वेस्टर हैं? बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। सबसे पहली बात, अपने आप को एजुकेट करें। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के कहने पर या फिर इन्फ्लुएंसर्स को देख के या सोशल मीडिया को देख के किसी भी स्टॉक में जाके अपनी एलोकेशन कर दी। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें, जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले उसके बारे में पढ़ें समझें। इवन दो अगर आपको नहीं है नॉलेज तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, बट कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आप नजर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक ही बार में सारी इन्वेस्टमेंट ना करें, स्टैंडर्ड वे में बाइंग करें या सिप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। सेकंड, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर महीने अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपके पास जो बचे हुए पैसे हैं आप उससे इन्वेस्ट करें। सबसे पहले सेविंग्स करें, उसके बाद अपनी स्पेंडिंग्स पे फोकस करें। और ये जो हमने पहले बात की कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अगर आप अटेन करना चाह रहे हैं, सो यहाँ पर एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चाहे तो आप मल्टी एसेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरी स्टार्टिंग में ही जाके डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करें, आप म्यूचुअल फंड का रूट भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, जो ऐसे फंड्स हैं जो सेक्टर बेस्ड फंड्स हैं, इंडेक्स बेस्ड फंड्स हैं, मिड कैप बेस्ड और फ्लेक्सी कैप, ये काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी एलोकेशन को बढ़ाएं, पहले अपने आप को एजुकेट करें, मार्केट की साइकिल्स को समझें, मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझें और आप अपने रिस्क एपेटाइट, अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली, आपके कुछ भी गोल्स हैं, बीट अपने चाइल्ड्स एजुकेशन और चाइल्ड्स मैरिज या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ इमरजेंसी फंड की प्लानिंग कर रहे हैं, इन सारे ही फैक्टर्स को यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट एंड बेस्ड ऑन दैट आप इन्वेस्टिंग करें। सो इन सारे रूल्स पे फोकस करना थोड़ा सा ज़रूरी है। चलिए ठीक है, एक मैम बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगी, बहुत ही क्विक आंसर आपका, कि 10,000 रुपये से अगर किसी को शुरुआत करनी है स्टॉक मार्केट में, किसी महिला को, तो कैसे उन 10,000 रुपये को ब्रेक करें और कैसे निवेश करें मार्केट में? सबसे पहली बात, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई। इवन इफ इट्स 10,000 रुपीज, मैं ये मानती हूँ कि आप सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाएं। आपके पास डेट फंड्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर ETF भी अवेलेबल है, और साथ में आप डायरेक्ट इक्विटीज में भी अगर करना चाहती हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी करना चाहती हैं, वो भी एक ऑप्शन है। सो बेटर है, डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 रुपीज, ये सारी एसेट एलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है लॉन्ग टर्म में। धीरे धीरे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, पर जो आपके 10,000 रुपये भी हैं
उसको आप वन गो में एक ही एसेट में नहीं इन्वेस्ट करें वो बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, ये सलाह सभी लोगों के लिए निकल कर आती हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं शक्ति की समृद्धि का ये वाला एपिसोड देख रही हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आज के शो में आप आई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और तमाम चीज़ों को आपने कवर किया। जाने से पहले मैम आपका कोई डिस्क्लेमर? दिव्या, हमने जिन स्टॉक्स की बात की है, मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक में कोई भी एक्सपोजर नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस वी मे हैव शेयर्ड विद आवर क्लाइंट्स, सो दे माइट बी हैविंग सम पोजीशन। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें या सिप करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। द डिस्कशन इज इंटायरली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच सुगंधा मैम। तो आज की चर्चा से साफ है कि बाजार में मौके हमेशा मौजूद रहते हैं आपके लिए, लेकिन सही शेयर चुनना और डिसिप्लिन निवेश करना सबसे जरूरी है। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी उन्हें सिर्फ बचत करने वाली नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करने वाली निवेशक भी बनाती है। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके से शक्ति की समृद्धि को जो है अपना प्यार देते रहिए। कैसा लगा शो कमेंट करिएगा और किस टॉपिक पर चर्चा सुनना चाहते हैं हमारे इस पर्टिकुलर शो में वो भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। होगी आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।